गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है। इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखा था। तो इलेक्ट्रिक पावर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर हमारा एक ऐसा किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का रेट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास 60 वाट का अगर एक बल्ब है जो कि कन्वर्ट करता है 60 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट में। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हम ये क्लियर समझ पा रहे हैं कि हमारा जो पावर है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज अ रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया जा रहा है ए और बी, जिसमें एक चार्ज जिसका वैल्यू आई इंटू टी होता है, वह एक पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज वी है उसके अक्रॉस गुजर रहा है। तो इस बेसिस पर एक फार्मूला डेराइव होता है, जिस फार्मूले का हम कुछ इस तरीके से वैल्यू लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो क्यू यानी चार्ज इंटू वोल्टेज वी डिवाइडेड बाई टाइम टी के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेट है, यानी जो आप हमारा जो एनर्जी का बदलने का जो रेट है वो हमारा क्या है, पावर है। ठीक है, तो ये बेसिकली एनर्जी हुआ, उसका रेट बदलने का पर सेकेंड पर जो लेते हैं वो इलेक्ट्रिक पावर हुआ। अब Q का वैल्यू यहाँ पे हम जानते हैं आई इंटू टी होता है, पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसके बाद कि T और T ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो पावर का एक स्टैंडर्ड फार्मूला मिलता है वो होता है V इंटू आई, पावर इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करेंट, वाट। ठीक है, अब वोल्टेज का अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको ये बेसिक सा फार्मूला है कि वोल्टेज का फार्मूला होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। तो करेंगे क्या, V के जगह पे आई आर का वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले से आई है एक, तो आई और एक और जो आई पुट किए तो आई स्क्वायर हो गया इंटू आर। ठीक है, तो पावर का दो फार्मूला हो गया हमारे पास, वोल्टेज इंटू करंट, और दूसरा हो गया आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद आपको एक और यहाँ से फार्मूला आप अलग से निकाल सकते हो कि आई का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और उस वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर दें तो हमें एक थर्ड फार्मूला मिल जाता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इस तरीके से पावर का 3 फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है, वी इंटू आई, सेकेंड वन इज आई स्क्वायर आर, और थर्ड वन इज वी स्क्वायर बाई आर। पावर का जो यूनिट होता है वाट होता है, जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो आई स्क्वायर आर जो है वो पावर ड्रॉप कहलाता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे कि आई स्क्वायर आर जो पावर होता है वो पावर ड्रॉप कहलाता है। ठीक है, मोस्टली पावर ड्रॉप के अंदर हम आई स्क्वायर आर लिखते हैं, जबकि वी इंटू आई को सोर्स पावर भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम है हमारा बेसिक सर्किट कंपोनेंट है। इसको देखते हैं, इसमें कौन कौन से हमारे ऐसे सर्किट हैं जो बेसिक सर्किट कंपोनेंट के अंदर है। तो सबसे पहला रजिस्टर है। तो रजिस्टर को होता क्या है कि ये किसी भी डिवाइस में, किसी भी आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसमें करंट को फ्लो का रजिस्ट करने वाला, उसको रोकने वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं या रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से सिंबल होता है। और इसके एग्जांपल के लिए आपके पास हम 2 एग्जांपल बोलना चाहेंगे, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर, और इससे समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस किस में होता है और किस में नहीं होता है या कम होता है। देखिए, आप कंडक्टर यूज करते हो ना, जैसे आपका आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, उसके अंदर आप देखोगे कि करंट का फ्लो बहुत हाई होता है। मतलब आप उसके अंदर आप करंट देखोगे तो बहुत जल्दी इफेक्ट आता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है जो करंट को फ्लो को रोकता है वो होता ही बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, होता है थोड़ा बहुत, मगर वो नेग्लिजिबल होता है, करंट के फ्लो को इजीली फ्लो करा सकता है वहाँ से। जबकि इंसुलेटर हम ले अगर एग्जाम्पल में, जैसे हमारा वुड हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, इस तरह के जो मटेरियल होते हैं जहाँ करंट
फ्लो नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ लो हाई रेजिस्टेंस, समझे। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा रेजिस्टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि करंट वहाँ से कितना फ्लो होता है। कुल मिलाकर रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। सेकंड हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को टेम्पोरली स्टोर करता है। सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो टेम्पोरली स्टोर करता है। थर्ड वन है इंडक्टर। इंडक्टर को हम लोग चोक भी कहते हैं या रिएक्टर भी कहते हैं। सिंबल होता है इस तरीके से, ये सिंबल का मतलब एक कॉइल लीजिए, एक वायर लीजिए, उसको कॉइल की फॉर्म में बना दीजिए, तो उसको हम इंडक्टर कह सकते हैं। इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। जब मान लीजिए कॉइल हमने बना लिया, तो करंट अगर इसमें जब फ्लो कराते हैं, यहाँ से सपोज करिए कि करंट फ्लो कर रहे हैं, तो करंट जब फ्लो होगा कॉइल के अंदर, चूँकि ये एक वाउंड शेप में है, कॉइल के शेप में है, तो करंट के जो करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स एक बनता है करंट की वजह से। चूँकि ये राउंड शेप में होने की वजह से वो मैग्नेटिक फ्लक्स एक मैग्नेटिक फील्ड का रूप ले लेती है, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसका एनर्जी में इसमें इस कॉइल के अंदर जो एनर्जी वो स्टोर हो रहा होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका डायोड है। डायोड के अंदर क्या होता है आपका, कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डायोड जो होता है यह एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, जिसमें करंट केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। तो एनोड टू कैथोड इसके डायरेक्ट करंट का फ्लो होता है केवल। अगर आपके एक सर्किट ले लीजिए, सपोज करिए कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है कि सर्किट ले लिया, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज दे दिया, जो पॉजिटिव पहले दिया था इधर साइड से, तो यहाँ से जो करंट जा रहा था और यहाँ डायोड लगाया था, पॉजिटिव ऊपर था नीचे नेगेटिव था, तो करंट इजीली ऐसे फ्लो कर जाएगा। लेकिन जैसे ही हम सप्लाई का पोलैरिटी को चेंज करेंगे, मतलब पॉजिटिव इधर से दे रहे होंगे और आप सोचोगे कि करंट अब वापस ऐसे फ्लो कर जाएगा, बिल्कुल नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये डायोड यहाँ पर आपका अपोजिट कनेक्शन में है। मतलब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव से हो गया है और ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से हो गया है, तो अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्शन होने की वजह से ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये होता है हमारा डायोड। नेक्स्ट है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है कि जब भी यह एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है, एक तरह का ये डायोड ही होता है जिसमें से करंट जब फ्लो हो तो वह लाइट को एमिट करता है, ठीक है। तो डायोड का सिंबल के ऊपर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये शो करेगा कि यहाँ से लाइट एमिट हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारा एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसको बोलते हैं कलेक्टर, बेस और एमिटर। ये 2 तरह के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, जो कि यहाँ पे मैंने एनपीएन बाइपोलर ट्रांजिस्टर दिखाया है, जिसका समझने का तरीका ये है कि एमिटर के तरफ जाने वाला ये एरो लगा हुआ होगा, उसे हम बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा है जो वह ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कहलाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो इससे आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए क्या है बहुत ही आसान सा चीज़। कि ये कहता है कि जब भी एक करंट जो कंडक्टर होता है, अगर उस कंडक्टर के अक्रॉस करंट का फ्लो कराया जाए, तो वह करंट का वैल्यू उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तब जब फिजिकल कंडीशन सारे सेम हो, मतलब वो ना बदले। सपोज करिए कि आपने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। ये सपोज करिए एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के एंड टू एंड में, मतलब दोनों एंड पर आपने क्या किया, दोनों एंड पर वोल्टेज लगा दिया, यहाँ से वोल्टेज दे दिया। तो अब इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो करंट का वैल्यू इस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। जितना करंट होगा उतना ही रेट से आपका वोल्टेज भी घटेगा या बढ़ेगा। शर्त ये रहेगा कि यहाँ पे जो भी टेम्परेचर वगैरह है सारा का सारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या हम ये भी कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी जब हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट टर्म लगाना होगा, और इस सिचुएशन में आपके पास कांस्टेंट टर्म केवल और केवल कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि
इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इक्वल टू करेंगे तो आर लगा देंगे। आर क्या हमारा एक कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वी बाई आई हो जाएगा, जो कि वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा ये चीज़ था। आर क्या होता है, एक प्रोपोर्शनल होता है जिसको रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी कहते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोर्सेस एंड इट्स टाइप। तब तक के लिए ध्यान रखिए और इस चीज़ को समझिए अच्छे से। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।